हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाली बुक की। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोलूंगी, सिंपल बताऊंगी ताकि अच्छे से समझ आए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स की, उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, हमें काफी हद तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, होपफुली खत्म कर देंगे। बाकी जितनी एक्सप्लेनेशन नेसेसरी होगी वो तो मैं बताऊंगी ही, ये नहीं करूंगी कि जल्दी वीडियो खत्म करने के चक्कर में एक्सप्लेन नहीं करा अच्छे से। ठीक है, बाकी देखते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जो जो अभी तक पढ़ा है उसके लिए लास्ट वीडियो देखिए। अभी मैं बस एक माइल्ड सा रिकैप दूंगी। ओके, मणिपुर के मर्जर तक हमने पढ़ लिया था कि हाँ चलो एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले ही साइन हो गया था, फिर मर्जर बाद में हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली ये वो, सबसे पहले इलेक्शंस वहीं पे हुए थे। ठीक है, कौन थे वहाँ के राजा? बुद्ध चंद्र सिंह। ठीक है, ये था। फिर हैदराबाद का इंटीग्रेशन की बात हुई थी। क्या है मणिपुर और हैदराबाद? प्रिंसली स्टेट्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स भी थे। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 565। ओके, कैसे इंटीग्रेशन हुआ, कैसे मर्जर हुआ, किसने करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। थोड़ा सा माइनर सा रिकैप हो गया हमारा। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही थी? फर्म स्टैंड था बट परसुएसिव था। ठीक है, ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स। फिर इंटीग्रेशन क्या प्रॉब्लम थी ये देख लिया हमने। पार्टीशन रिलेटेड ट्रॉमा के बारे में हमने पढ़ लिया। पार्टीशन के हमने कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, हमने देखी पुरानी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स देखी, फिर हमने देखा कि कैसे ट्रॉमा रहा, किन के लिए रहा, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं रहा। जो भी माइनॉरिटी में कम्युनिटी थी उस पर्टिकुलर एरिया में, जो भी रीजन में लड़ाई हो रही थी, वो उनकी जो माइनॉरिटी थी उन सबके लिए बहुत ज़्यादा खराब समय था। ओके, ये हमने पढ़ लिया। हमने और क्या पढ़ा? हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं पार्टीशन के, प्रोसेस क्या रहा है पार्टीशन का, हमने ये भी देख लिया। ओके, 3 चैलेंजेस क्या थे इस वाली बुक में, कौन से चैलेंज का आंसर मिल रहा है हमें, हमने ये भी देख लिया। कौन से चैलेंज का आंसर मिल रहा है यहाँ पे? मेंटेनिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्यों मेंटेन करनी थी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? अभी अभी नेशन इंडिपेंडेंट हुआ था ना, इस वजह से जरूरी था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का। कौन करवा रहा था ये? जो इंटरिम गवर्नमेंट थी तब की, क्योंकि इलेक्शंस तो इसके पहले तक हुए नहीं थे, तो कहाँ से गवर्नमेंट बनी? इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, विदाउट इलेक्शंस। ओके, तो ये एक छोटा सा रिकैप हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स थे। ओके, अब पहले का आपको समझ आ गया होगा, होपफुली नहीं आया है तो आप पहले की वीडियो देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट में चैप्टर हम एंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या रीऑर्गेनाइज? क्योंकि अभी जो पूरा इंडिया था, पूरा भारत जो था, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर उससे अलग कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ये सब कुछ था। इससे कॉन्स्टिट्यूट होता था क्या? एक ब्रिटिश इंडिया उस टाइम का इससे कॉन्स्टिट्यूट होता था। और ब्रिटिश इंडिया में और भी क्या था? पाकिस्तान भी था। तो क्या हम पुराने जो स्टेट्स थे उनके जो डिमार्केशन रखी थी उस हिसाब से सही थे? नहीं थे ना, क्योंकि अब सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। वो 565 स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं, हमसे पाकिस्तान अलग हो गया है, बहुत चेंजेस आए हैं डेमोग्राफी में। तो ये होना चाहिए कि कायदे से देखा जाए तो अगर न्यू सिरे से अगर ये हमारा देश बनाया है, हमारा नेशन बिल्ड हुआ है, उस हिसाब से ही डिवीजन होना चाहिए कि अच्छा ये एरिया इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस एरिया इज मणिपुर, दिस एरिया इज उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करें? क्योंकि पहले तो चलो सोचा था कि अच्छा लैंग्वेज के बेसिस पे कर देंगे, बट अभी अभी क्या हुआ था, अभी क्या घाव लगा था हमें घाव ये लगा था कि अभी अभी हमारा हुआ था पार्टीशन। बहुत बेकार पार्टीशन। हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए, क्या क्या हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ट्रैजिक, ट्रॉमेटाइजिंग। ठीक है, हम ऐसे स्कैरी, डेडली, ये सब से हम उसको डिस्क्राइब करें, मतलब बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था पॉपुलेशन का उस पर, मतलब उसका पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट हुआ था, इवन गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट हुआ था उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली। बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक उनके लिए वो एक्सपीरियंस था, ऐसे विटनेस करना कि अच्छा ये सिचुएशन आ गई है इस देश में। ठीक है,
तो इन्होंने सोचा कि डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है, रिलीजन के बेसिस पे हुआ है। रिलीजन के बेसिस पे कैसे? दो डिफरेंट रिलीजन थे, एक रिलीजन को लगता था कि अच्छा ये हमारा घर नहीं है, हमें यहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो इस वजह से हमें अलग होना है, हमें पार्टीशन चाहिए। ओके ठीक है। वैसे पार्टीशन किसने प्रपोज करा था? टू नेशन थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? ये ऐसे रिवीजन करेंगे हम, रैंडमली क्वेश्चंस पूछेंगे। टू नेशन थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने। कब करी थी? 1940s में ही करी थी। ओके ठीक है, अब ये चीज़ हो गई हमारी। तो हम किस पे थे? कम्युनिटीज़ पे। डिफरेंस था उन कम्युनिटीज़ में, तो इस डिफरेंस के बेसिस पे ही तो हमारा डिवीजन हुआ था। और अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था, अभी ये पार्टीशन हुआ है, इतना ज़्यादा क्रिटिकल फेस चल रहा है इस नेशन का। और अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दें, डर ये था गवर्नमेंट के मन में कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दें तो यूनाइट होने की बजाय ये देश और ज़्यादा बिखर जाएगा। कैसे? क्योंकि डिफरेंस तो उसमें भी है। अब लैंग्वेज का डिफरेंस है या कल्चर का डिफरेंस है या रिलीजन का डिफरेंस है, डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उस डिफरेंस की वजह से लड़ाई हो जाती। और सब कुछ भी अगर ठीक हो, इंसान कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेता आपस में लड़ने की, ठीक है। इसलिए वो जो डिफरेंस था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिफरेंस था, उस बेसिस पे लड़ाई शुरू हो जाती, जैसे कल्चर और रिलीजन के नाम पे हुई थी और रिलीजन के बेसिस पे हमारा पार्टीशन हुआ था, ऐसे ही सेम सिचुएशन हो जाती। ये डर था, ठीक है। फिर किस बेसिस पे हुई? एट द एंड आके लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुई, बट उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं कि अच्छा ये विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई, बेसिक क्रोनोलॉजी हमें पता चल गई, बेसिक स्टोरी पता चल गई, बेसिक पाथ पता चल गया। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है, अच्छे से डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ओके। The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the state. This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the country. Main concern. क्या था main concern? मार्क कर लीजिए। मेन कंसर्न क्या था? हमें इसे कहानी की तरह पढ़ना है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे कि समझो ये कोई नॉवल है और हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या आ रखी है पूरे गवर्नमेंट पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी इस नॉवल में? अगर हम इसको नॉवल की तरह पढ़ रहे हैं तो अभी इस कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है? The boundaries had to be drawn in such a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the country. ठीक है, ये देखना है। ओके अब ये आप ऐसे इमेजिन करके चलो कि अच्छा, जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे इस देश में शांति लाई जाए, कैसे रीऑर्गेनाइज करा जाए, अभी जो इतना बिखर चुका है उसको कैसे इंटीग्रेट करा जाए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करी जाए, ये उनके मन में सवाल है। बहुत टेंस्ड हैं वो लोग। और किस बात से वो टेंस्ड है? कि इस वे में हमें करना है, कि बाउंड्री इस वे में ड्रॉ करनी है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरलिटी जो है वो लड़ाई का बेसिस ना पड़े, बल्कि ये हो कि डाइवर्सिटी में यूनिटी आए। ठीक है, जो अभी हम कहते हैं ना कि इंडिया का बहुत एक एसेंस है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो कैसे अचीव हुआ, कैसे लाया गया, यहाँ पे देखा। ये मेन कंसर्न था। ठीक है, मेन कंसर्न था, फिर उसको सॉल्व करा और तब आई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो ये है मेन प्रॉब्लम। ओके, अब है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देखो, कॉलोनियल रूल में ये हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया कि अच्छा यहाँ पे अच्छे से रूल हो जाएगा, यहाँ का ये हो जाएगा, इस वजह से बना दिया गया। उन्होंने लोगों की एस्पिरेशंस का, उनके वांट्स का ध्यान रखते हुए कुछ नहीं बनाया था, उनकी कन्वीनियंस का ध्यान रखते हुए कुछ नहीं बनाया था, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया था। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, हम इंडियन थे, उनको हमसे क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, फिर है हमारा or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. Okay, our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of state. Promise यही करा था कि अच्छा linguistic basis पे होगा, but पार्टीशन के बाद से वो डिफरेंसेस वाली चीज़ की वजह से, डिफरेंस वाले फैक्टर की वजह से प्लान को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है,
Okay, in fact, after the Nagpur session, after which session? The Nagpur session of Congress in 1920. Nagpur session कब हुआ था? Market, it's very important. ये आपको MCQ में आ जाएगा. So, market, Nagpur session of Congress in 1920. The principle was recognized as the basis principle of what? The principle of division of states on the basis of language was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. Okay, many provincial Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. Things changed after independence and partition. As I already told you कि plan यही था, सब कुछ यही था. Problem क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन वगैरह की वजह से क्या कंसर्न बढ़ा? ये वाला, ये इंश्योर करना था, ये कंसर्न इसको एड्रेस करना था, इस चीज को इंश्योर करना था. ठीक है. आवर लीडर्स फेल दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. और ज्यादा डिसरप्शन होगी और ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगी. जैसे कब हुई थी? पार्टीशन के टाइम पे हुई थी. उनको वो फियर था क्योंकि अभी अभी ताज़ा पार्टीशन हुआ था, ताज़ा घाव था, तो ये चाह रहे थे कि और इस घाव को ना छेड़ा जाए वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी. प्रॉब्लम क्या होगी? डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. इट वाज आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone the matters. The need for postponement were felt also because the fate of the princely states had not been decided. And the memory of partition was still fresh. Okay? Okay. तो ये चीज थी कि पोस्टपोन क्यों करा गया? क्योंकि जो अभी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका अभी फेट डिसाइडेड नहीं था. कुछ अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में थे, कुछ अभी ऐसा था कि मान नहीं रहे थे. फिर इंडियन मिलिट्री को, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा. जैसे हमारा हैदराबाद, मणिपुर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, वो तो अभी भी ऐसे कंटेंशियस इशू है. ठीक है. ये सब प्रॉब्लम रही प्रिंसली स्टेट्स की. तो ये प्रॉब्लम थी कि अच्छा प्रिंसली स्टेट्स का फेट डिसाइडेड नहीं था एंड द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश. अभी घाव, अभी जो जख्म था वो ताज़ा था. ठीक है. दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द मूवमेंट्स. ओके, चलो अब अपने प्लान क्या था? प्लान ये था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन करेंगे. ओके, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन करेंगे. लेकिन चीज़ ये हुई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसलिए नहीं करा क्योंकि पार्टीशन की मेमोरी फ्रेश थी, फिर डिफरेंस क्रिएट होते, फिर डिसरप्शन होता, फिर डिसइंटीग्रेशन होता. ठीक है, ये प्रॉब्लम होती. लेकिन इस चीज़ को तो इन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया था. लेकिन ऐसे कैसे? आपने स्टार्टिंग में यही बेसिस बनाया था कि हाँ हम डिवीजन इस बेसिस पे करेंगे. आपका एजेंडा था, वन ऑफ द मेन एजेंडा था. ऐसे कैसे आपको जाने देते? कैसे पीछे कदम हटाने देते? तो लीडर्स ने, जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, अब होगा चैलेंज, अब हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे. ओके, ठीक है. बाय द लोकल लीडर्स एंड पीपल. मेनली कहाँ पे हुआ? द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, Telugu speaking areas of the old Madras province, which included today's present Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. अब क्या हुआ? विशाल आंध्रा मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. पहले देख लो कि मद्रास प्रोविंस कौन सा था उस टाइम पे. मद्रास प्रोविंस में ये सब हुआ, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका. ओके, एंड किसने प्रोटेस्ट ये स्टार्ट करे? ये देख लो. प्रोटेस्ट बिगिन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द व्हाट? मद्रास प्रोविंस. मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन और ब्रीफ अबाउट द विशाल आंध्रा मूवमेंट. तो आप क्या बताएंगे? आप ये लिखेंगे जब आपसे विशाल आंध्रा मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा. द विशाल आंध्रा मूवमेंट. मार्केट, it's the most important part of this passage. The Vishal Andhra movement, as the movement for the separate Andhra state was called, demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into separate Andhra Pradesh province. Okay, nearly all political forces in Andhra Pradesh were in favor of linguistic reorganization of then Madras province. क्या मांगा गया? आपको लेमन लैंग्वेज में समझा देते हैं. इंग्लिश में हमने पढ़ लिया, अच्छी लैंग्वेज में हमने पढ़ लिया, अब हम और अच्छी लैंग्वेज में पढ़ते हैं जो कि फ्रैंकली बताते हैं क्या हुआ था. चीज़ ये हुई थी कि मद्रास प्रोविंस
ठीक है, सदर्न एरिया में जो मद्रास प्रोविंस था उसमें जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, आपने तो बोला था कि अच्छा आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा डिवीजन करेंगे, तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अभी तो पार्टीशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, घाव अभी ताज़ा है, हम नहीं कर सकते। कैसे कैसे, आपने प्रॉमिस करा था, हम इस चीज़ को अब चैलेंज करेंगे। उन्होंने चैलेंज के नाम पे क्या वेपन यूज़ करा, विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्रा मूवमेंट उन्होंने करा, पीसफुल प्रोटेस्ट, सब कुछ सही था, फास्टिंग वगैरह हो रही थी, आराम से था, कुछ वायलेंट नहीं था, ठीक है। विशाल आंध्रा मूवमेंट करा इन्होंने। उसमें डिमांड क्या थी, मेजर डिमांड क्या थी, मेन डिमांड ये थी कि उनको चाहिए था सेपरेट आंध्र प्रदेश। आपको नाम से पता चल रहा होगा, विशाल आंध्रा, आंध्र प्रदेश, तो उनको सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहिए था। इस बेसिस पे उसका डिवीजन होना था, उसका डिवीजन होना था कि अच्छा जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उन्हें हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, ठीक है। ये बात थी, मेन ये बात थी। देखेंगे अब क्या था फिर है, विच वो पार्ट एंड मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रदेश, नियरली ऑल पॉलिटिकल फोर्सेज, ये वो, ठीक है। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वेसिलेशन। Potti Sriramallu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days, ठीक है। सब कुछ एकदम शांति से था, पीसफुल प्रोटेस्ट थे, पीसफुली डिमांड कर रहे थे ये लोग, ठीक है। लेकिन चीज़ ये हुई, ये भी पीसफुली हो रहा था कि अच्छा हाँ फास्ट पे चले गए। कौन चले गए, एक सीनियर लीडर थे जो कि वेटरन गांधीयन भी थे, उनका नाम था पोत्ती श्रीराम मल्लू, ठीक है। वो चले गए फास्ट पे, ओके। फास्ट पे चले गए कितने दिन के लिए जी, 56 डेज। 56 डेज के लिए वो चले गए इनडेफिनेट फास्ट पे, एंड एट दी एंड उनकी डेथ हो गई इस चीज़ से। इंसान नहीं खाएगा, डेथ होगी, उनकी डेथ हो गई, ओके। ये हुआ, इस चीज़ से बहुत अनरेस्ट आ गया, ये था एक्शन। इसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट निकला, बहुत ग्रेट अनरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा हमने इतनी पीसफुली कुछ डिमांड करा था बट आपने सुना नहीं, एंड इनकी वजह से जो हमारे इतने रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी डेथ हो गई, एंड आप फिर भी नहीं सुने हमारी। तो इसलिए अनरेस्ट क्रिएट हुआ, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। People in large number took over the streets. Many were injured and lost their lives in police firing. अब गवर्नमेंट भी रिटेलिएट करी थी कि अच्छा हम पुलिस फायरिंग करेंगे, ऐसे कैसे अनरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तब से हम लोग पीसफुली आपसे कुछ मांग रहे थे, आपसे दिया नहीं गया, तो अब वॉयलेंट अब हम होंगे। तब से हम पीसफुली डिमांड कर रहे थे आंध्र प्रदेश, बट आपने हमारी नहीं सुनी है, हमारे इतने रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो अब हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अब हम होंगे वॉयलेंट। अच्छा, फिर रिटेलिएट करा पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, फायरिंग से। अब फायरिंग हुई, ओके। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड देयर सीट इन द प्रोटेस्ट। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। अब जी प्रॉब्लम ये आ गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह नहीं रही थी कि अच्छा ठीक है हम डिवाइड कर देते हैं तुम्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो नहीं चाह रही थी। उसको डर था, क्योंकि उसका भी डर वैलिड था, बट इनकी भी डिमांड वैलिड थी, सुन ली जाती, क्या पता कुछ और कोर्स ऑफ एक्शन निकल जाता, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब सेवरल लेजिस्लेटर्स जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी सीट से कि आप हमारी डिमांड कैसे नहीं सुन रही, ये क्या डेमोक्रेसी है। अब ये सब करने के बाद फाइनली प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ा कि ठीक है जो हमारा डर है ठीक है, बट अब इसको इनटू प्रैक्टिस लेकर आते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ डर सही साबित होगा या नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर में 1952 में बोला कि अच्छा ठीक है जाओ अपना सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाओ, ठीक है। ये चीज़ हुई थी। अब ये हमने देख लिया, स्टेट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप इन 1961, ये फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था उसके बाद की है। The formation of Andhra spurred the struggle for making other states on linguistic lines in the other parts of the country. These struggles forced the central government into appointing State Reorganization Commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of state. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of this report, the State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. अब जो मैं इसमें मार्क कर रही हूँ, मार्क इट डाउन, अगर आपके पास बुक है मार्क इट डाउन प्लीज़, एंड अगर आपके पास लाइक रफ नोटबुक है तो आप उसमें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाने में ये फ़ायदा होगा।
ठीक है, आंध्र प्रदेश का डिवीजन कर दिया था 1952 में। ऑन व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, डिफरेंट लैंग्वेज, कि हाँ हम तेलुगु स्पीकिंग एंड वी वांट आंध्र प्रदेश। ओके, ये चीज़ हुई। अब सबने देखा, सब स्टेट्स ने देखा कि आप उनको कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड होने दे रहे हो और आप हमें कैसे नहीं, ये कैसी इनइक्वालिटी है। तो बाकी भी डिमांड करने लगे कि अच्छा हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन चाहिए। अब गवर्नमेंट को थक हार के इन डिमांड्स की वजह से मानना ही पड़ा और उन्होंने बनाया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बनाया? 1953 में बनाया। अब जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि वो क्या करता होगा। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टेरिटोरियल बाउंड्री सेट करना। ओके, ये वो कमीशन था जो ये वर्क करता था। ओके, ये चीज़ हुई। अब किसी भी वर्क को पूरा होने के लिए क्या चाहिए? पहले लाइक उस वो इंफॉर्मेशन लेगा, वो फिर प्लान सोचेगा, फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन बताएगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो 1953 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, किस लिए बना? ये स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बना। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1956 में। ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हुआ इस बेसिस पे। अब ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में। इसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट क्या हुआ? 14 स्टेट्स बने एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ये यहाँ पे ना साइड में लिख भी लो, ये इंपॉर्टेंट है। 14 states and 6 यूटीज। ओके, ठीक है जी। आपको अगर हाँ पोती श्री राम मल्लू के बारे में आपको देखना है तो आप ये देख लीजिए। गांधीयन वर्कर, मतलब नॉन वायलेंस पे जो बिलीव करते हैं। ठीक है, left government job to participate in salt satyagrah, also participated in individual satyagrah, went on fast in 1946 demanding the temples in Madras province to open to Dalits, undertook a fast into death from 19 October 1952 on demanding separate state for Andhra, died during the fast on 15th December 1952। ठीक है, फिर क्या है देखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन गया, रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्ट 1955 में। ओके, एंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट पास हुआ 1956 में। माय बैड, मैंने 1956 बोला था। रिपोर्ट जब पास हुआ था उसमें एक्ट पास हुआ है 1956 में, एंड रिपोर्ट हुई है 1955 में। ओके, one of the most important concerns in earlier was the demands of separate state would endanger the unity of the country। की अरे यार सब अलग अलग हो जा रहे हैं, जो सेम लैंग्वेज के लोग हैं, जो डाइवर्स मतलब नहीं है एक दूसरे से, होमोजीनियस जो पॉपुलेशन है वो एक साथ हो जा रही है। तो मतलब अगर एक साथ हो जा रही है तो वो दूसरों से लड़ेंगे, ये कंसर्न था। जैसे कि क्या हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के केस में हुआ था, तो ये कंसर्न था। अब इससे क्या हुआ? ये फियर था, जेन्युइन फियर था। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फॉस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट्स प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन, but the leadership under the popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of the region, the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. More democratic कैसे? क्योंकि ये किसकी डिमांड थी? The people of that region, the citizen of the country, उनकी डिमांड थी ये। तो उनकी डिमांड मानना एक डेमोक्रेसी का काम है, कर्तव्य है। ठीक है, now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. The path to politics and power was now open to people other than the small English speaking elite. अब हमारा linguistic reorganization also gave the uniform basis of drawing the state boundaries. This did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened the national unity. Above all, the linguistic states underline the acceptance of democracy, democratic principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it did not simply mean that India embraced the democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted a format of elections. The choice was larger than that. It was a choice in favor of reorganizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional.
Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. Much of the politics in later period was taken within its framework. अब ये था कि फियर तो था, वो जेन्युइन था कि हाँ अभी हमारा डिफरेंस के बेसिस पे डिवीजन हुआ है, अगर हम अभी भी डिफरेंस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हम अगर स्टेट्स बना दे तो हमारा जो क्या कहते हैं कंट्री है वो और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो सकती है। तो जेन्युइन फियर था, बट चीज़ ये हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और दैट फियर वॉज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। ठीक है, ओके, अच्छा हुआ। इससे क्या पता चला? इससे ये हुआ कि जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए, हमें एक फ्रेमवर्क मिल गया कि अच्छा ये डेमोक्रेसी है एंड इसके अंदर हमें काम करना है, और बाकी के जो आगे के मूवमेंट्स थे या डिमांड्स थी वो इस फ्रेमवर्क के विद इन काम करी। ओके, इससे ये पता चलता है जो हमारी कोर वैल्यूज़ थी डेमोक्रेसी की, हमने उनको एम्ब्रेस करा है क्योंकि हमने जनरल पॉपुलेशन की बात सुनी है। हमारा जो रिजीम था वो अथॉरिटेरियन नहीं था, वो डेमोक्रेटिक था, इससे ये पता चलता है। ठीक है, फिर है हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, देख लेते हैं। लाइक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन डन है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सबको डिवाइड कर दिया। कब डिवाइड हुए हमें वो देखना है। ठीक है जी, चलो पहले कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट थे, 6 यूनियन टेरिटरीज थी। आज के टाइम में भी उतने ही है? नहीं। मतलब क्या? मतलब फर्दर भी डिवीजन हुआ है। ठीक है, फर्दर भी डिवीजन हुआ है, तो आगे जाके क्या क्या डिवीजन हुआ है हम वो देखेंगे। पहले तो चलो हम 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद जो डिवीजन हुआ है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हुआ था एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिड नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकेम लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट। पहले का जो बॉम्बे था बाइलिंगुअल यानी कि जिसमें 2 लैंग्वेजेस हो, तो जो पहले का बॉम्बे स्टेट था उसमें क्या क्या था? गुजरात था एंड मराठी स्पीकिंग पीपल थे, मतलब गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड मराठी स्पीकिंग। After a popular agitation in the states, Maharashtra and Gujarat were created in 1960. Mark it, it's very important. ये पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है कि कब क्या क्रिएट हुआ था। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंजाब में भी क्या था? पंजाब में हिमाचल भी था, कुछ पार्ट उसका, कुछ पार्ट हरियाणा का भी था, एंड पंजाब तो था ही। ठीक है, इन पंजाब ऑल्सो देवर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग. The Punjabi speaking demanded a separate state, but it did not grant with other states in 1956. 1956 में नहीं मिला. Statehood for Punjab came 10 years later. पंजाब का कब statehood मिला? 1966, when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the Punjab state. ठीक है, ये important इसमें जो points mark करें वो important. Another major reorganization took in the northeast. कब? नॉर्थ ईस्ट में 1972 में। पहले देखेंगे, मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972, मतलब पहले असम था, उसके बाद क्या कार्व आउट हुआ? मेघालय। कब हुआ? 1972 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज एज सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर। मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑल्सो सेपरेट इन सेम ईयर। ठीक है, तो ये कब है? 1972। तो इस समय क्या हो रहा है? मेघालय यानी कि मेघा, मणिपुर से मणि एंड त्रिपुरा से त्रि, तो मेघा मणि त्रि, ऐसे आप याद कर सकते हैं, मेघा मणि त्रि। ये कब हुए थे? 1972 में बने थे। ठीक है, फिर हमारे द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987. नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963. स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग कब? 1987. ठीक है, एंड नागालैंड कब बना था स्टेट? 1963. 1963। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा रही है। सबसे पहले नागालैंड बना था ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, विच वॉज इन 1963, एंड बाकी के हमने याद कर लिए कि क्या कब हुए थे। ठीक है, लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. In the later years, sub-regions raised demands for separate states on the basis of separate regional culture and complaints of regional imbalance in the development. तब आप फिर ये करने लगे कि आप इस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, एंड हमारे कल्चर अलग है। भले ही हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं बट हमारे कल्चर अलग है। ये इस बेसिस पे भी अब डिवीजन की डिमांड होने लगी। ठीक है, मान ली गई डिवीजन की डिमांड,
तो क्या बना इससे, 3 सच स्टेट्स, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड व्हाट, झारखंड। ये कब बने, 2000 में बने, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना कब बना, तेलंगाना इमर्ज्ड एज अ न्यू स्टेट in 2014, ठीक है। The story of reorganization has not come to an end. There are many regions in the country. ये हो गया जो अभी तक हो गया है, ठीक है, जो अभी तक हो गया है, लेकिन अभी भी इसका एंड नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं इस कंट्री में जिसमें मोमेंट्स हो रहे हैं कि हाँ हमें अलग स्टेट चाहिए। देखेंगे क्या, विदर्भा, महाराष्ट्र में अलग स्टेट मांग रहे हैं, इवन राजस्थान में एक भिल प्रदेश की मांग हो रही है, राजस्थान और कुछ एरियाज और किसी और स्टेट के और भी कुछ एरियाज से भिल प्रदेश की डिमांड हो रही है, ठीक है वो। फिर हमारा हरित प्रदेश किससे, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश से मांगा जा रहा है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल से, ठीक है। ये अभी ऑनगोइंग है, ये मार्क कर लीजिए कि ये ऑनगोइंग है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑनगोइंग, ओके। तो इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, वेल डन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अभी तक। एंड आई गेस 2 ही पार्ट्स में हो गया ये चैप्टर पूरा, तो आप इसको रिपीट पे भी देख सकते हैं, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी नोट्स बनाइए, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट करा है कि अच्छा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मेंशन करिए, वाला ये मेंशन करिए, प्लीज़ डू दैट, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।